नमस्कार, मैं हूं इंजीनियर जियोर रहमान। आज की जियोपॉलिटिकल ब्रीफ में हम ग्लोबल पावर प्ले यानी वैश्विक शक्ति प्रदर्शन के उन सबसे बड़े मोर्चों की बात करेंगे जिन्होंने इस पूरे हफ्ते दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है। जहां साउथ चाइना सी में एक नया मिलिट्री मोर्चा खुल रहा है, वहीं ब्रिक्स प्लस ने डॉलर के खिलाफ अपना सबसे बड़ा आर्थिक हथियार लॉन्च किया है। कि इंडिया इन बदलावों के बीच अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार रख पाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का साप्ताहिक विश्लेषण। मेरा पहला जियोपॉलिटिकल एनालिसिस ये है कि साउथ चाइना सी में तनाव अब एक खतरनाक पॉइंट पर पहुंच गया है, जहां चाइना और फिलीपींस के बीच सेकंड थॉमस शोर पर भीषण जरब हुई है। इस क्राइसिस के बीच यूनाइटेड स्टेट्स ने फिलीपींस में अपने टाइफन मिसाइल सिस्टम की तैनाती को परमानेंट करने का फैसला किया, जो सीधे तौर पर चाइना के मेनलैंड को टारगेट कर सकता है। ये विकास तब हुआ जब एक चाइना कोस्ट गार्ड ने 10 डैश लाइन के अंदर फिलीपींस के जहाजों को रोकने के लिए वाटर कैनन्स और मिलिट्री ग्रेड लेजर्स का इस्तेमाल किया, जिससे रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक गंभीर थ्रेट पैदा हो गया है। जियोपॉलिटिकल एनालिसिस ये बताती है कि चाइना की स्ट्रेटेजी अब सलामी स्लाइसिंग से बढ़कर सीधे कॉन्फ्रंटेशन की ओर जा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स की इंटीग्रेटेड डिटरेंस पॉलिसी के तहत फिलीपींस को एक फ्रंटलाइन डिफेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि चाइना के एक्सपेंशन को रोका जा सके। इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, जो ये दर्शाता है कि इंडो पैसिफिक में एक नया सिक्योरिटी सिस्टम बन रहा है। चाइना इसे अपने इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस मान रहा है और उसने चेतावनी दी है कि टाइफून सिस्टम की मौजूदगी कॉन्फ्लिक्ट के रिस्क को बढ़ा देगी। ग्लोबल लेवल पर यह एस्केलेशन समुद्री ट्रेड रूट्स और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत बड़ा जोखिम है। इंडिया के लिए यह अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत एशियन देशों के साथ यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ और इंटेलिजेंस साझेदारी को मजबूत करने का अवसर है। इंडिया ने हमेशा अनक्लोज मतलब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी यानी संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन अनक्लोज और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का समर्थन किया है। इसलिए साउथ चाइना सी में अस्थिरता हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सीधे प्रभावित करती है। फ्यूचर आउटलुक काफी टेंस है, मगर डिप्लोमेटिक चैनल्स फेल होते हैं तो हम ताइवान स्ट्रेट और साउथ चाइना सी में एक साथ मिलिट्री एस्केलेशन देख सकते हैं। दूसरी बड़ी एनालिसिस यह है कि जेनेवा में दुनिया की महाशक्तियों ने ऑटोनोमस वेपन सिस्टम यानी AWS पर लगाम लगाने के लिए एक ऐतिहासिक ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। इंटेलिजेंस ब्रीफ यह पुष्टि करती है कि यूनाइटेड नेशंस के तत्वावधान में यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और यूरोपियन यूनियन ने पहली बार ह्यूमन इन द लूप प्रिंसिपल को अनिवार्य बनाने पर सहमति जताई है। ये ट्रीटी AI के मिलिट्री उपयोग को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है, ताकि भविष्य के युद्ध में मशीन लेड जेनोसाइड को रोका जा सके। ये फैसला तब आया है जब कोई डिफेंस एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी थी कि AI ड्रिवेन ड्रोन्स और सिस्टम नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के नजरिए से ये ट्रीटी महाशक्तियों के बीच एक डिजिटल कोल्ड वॉर में संतुलन बनाने की कोशिश है, जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी सुप्रीमेसी की रेस चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए AI के विनाशकारी पहलुओं पर नियंत्रण जरूरी हो गया है। ये ट्रीटी टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और पॉलिसी फ्रेमवर्क को एक समान करने की दिशा में बड़ा कदम है। हालांकि रशिया और कुछ अन्य देशों ने इसमें पूर्ण सहयोग नहीं दिया है, जिससे इस सिस्टम की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। ये सत्ता के संघर्ष और तकनीक की नैतिकता के बीच एक गहरा पावर प्ले है। ग्लोबल लेवल पर यह ट्रीटी डिफेंस इंडस्ट्री और सिलिकॉन मार्केट की भविष्य की दिशा तय करेगी। इंडिया के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक अवसर है, क्योंकि हम एक AI पावर के रूप में उभर रहे हैं। इंडिया ने इस ट्रीटी में एथिकल AI की वकालत की है और अपनी डिफेंस AI स्ट्रेटेजी को वैश्विक नियमों के साथ अलाइन करने की कोशिश की है। फ्यूचर आउटलुक में AI गवर्नेंस ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का मुख्य पिलर होगा। विनर्स वो देश होंगे जो इनोवेशन और सेफ्टी के बीच सही संतुलन बना पाएंगे, जबकि तकनीकी रूप से तीसरे देशों के लिए ये एक क्राइसिस बन सकता है। दोस्तों, मेरा तीसरा एनालिसिस ये है कि
ग्लोबल इकोनॉमी में यूएस डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स ने आधिकारिक तौर पर अपना नया यूनिट डिजिटल पेमेंट सिस्टम लॉन्च कर दिया है। मॉस्को और बीजिंग के नेतृत्व में ये सिस्टम स्विफ्ट के लिए विकल्प रूप में तैयार किया गया है, जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को सुगम बनाएगा। ये इंटेलिजेंस जानकारी दर्शाती है कि यह यूनिट 40% गोल्ड और 60% मेंबर नेशंस की करेंसीज पर आधारित होगा। यह कदम तब उठाया गया जब वेस्टर्न सैंक्शंस ने कोई उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अपने फाइनेंशियल सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए मजबूर कर दिया है। जियोपॉलिटिकल एनालिसिस ये बताती है कि ये डॉलराइजेशन की दिशा में सबसे ठोस कदम है। चाइना और रशिया की स्ट्रेटेजी अब एक मल्टीपोलर फाइनेंशियल ऑर्डर बनाने की है, जहां यूएस सैंक्शंस का असर नगण्य हो जाए। ये केवल एक टेक्निकल चेंज नहीं है, बल्कि एक बड़ा पावर प्ले है जो ग्लोबल मार्केट की लिक्विडिटी को बदल देगा। ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे देश भी इसमें अपनी इकोनॉमी को शामिल कर रहे हैं, ताकि डॉलर की वॉलेटिलिटी से बचा जा सके। ये वैश्विक नेतृत्व और नेशनल इंटरेस्ट के बीच एक बड़ा संघर्ष है। ग्लोबल लेवल पर यूनिट सिस्टम के आने से एलायंस और ट्रेड पैटर्न्स में बड़ा बदलाव आएगा। इंडिया के लिए यह एक स्ट्रेटेजिक टाइट रोप वॉक है। इंडिया अपनी यूपीआई और आईएनआर का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहा है, लेकिन ब्रिक्स प्लस यूनिट का हिस्सा बनने से यूएस के साथ हमारे इकोनॉमिक संबंधों में तनाव आ सकता है। इंडिया ने फिलहाल इसमें ऑब्जर्वर के रूप पर अपनी पॉलिसी को कॉशियस रखा है। फ्यूचर आउटलुक में फाइनेंशियल वर्ल्ड दो ध्रुवों में बढ़ सकता है, एक स्विफ्ट लेड और दूसरा ब्रिक्स लेड। विनर्स वो होंगे जो बिना किसी ग्रुप में फंसे अपना व्यापार जारी रख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे एनालिसिस पर, जिसमें हम बात करेंगे दुनिया में कैसे युद्ध का तौर तरीका बदल रहा है। वेस्ट एशिया में युद्ध के तौर तरीके अब मानवता की सीमाओं को पार कर रहे हैं। इजराइल ने लेबनान में मेडिक्स यानी चिकित्सा कर्मियों पर हमलों के लिए एक खौफनाक क्वाड्रपल थ्रेट स्ट्रेटेजी अपनाई है। इसमें पहली स्ट्राइक के बाद मदद के लिए आने वाले पहले रेस्क्यूअर्स पर दूसरी, बैकअप पर तीसरी और अंत में घायल को ले जा रही एम्बुलेंसेस पर चौथी स्ट्राइक की जाती है। लेबनान के मैफैदन गांव में हुई इस कार्रवाई में 4 पैरामेडिक्स की मौत हो गई, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और जेनेवा कन्वेंशंस का खुला उल्लंघन बताया जा रहा है। जियोपॉलिटिकल एनालिसिस ये बताती है कि ये स्ट्रेटेजी केवल मिलिट्री टारगेट्स को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि मेडिकल न्यूट्रलिटी के विचार को ही खत्म करने के लिए अपनाई जा रही है। साथ ही एक ताज़ा यूएन रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि इजराइल ने अक्टूबर 7 के दौरान हनीबल डायरेक्टिव का व्यापक इस्तेमाल किया था। यह एक ऐसी डॉक्ट्रिन यानी सिद्धांत है जहां दुश्मन के हाथों बंदी बनने से बचाने के लिए अपने ही सैनिकों और नागरिकों को मारने की अनुमति दी जाती है। यूएस कमीशन ने पाया है कि कित्तूज बेरी जैसे स्थानों पर कई इजराइल नागरिकों को मौत अपनी ही सेना की शेलिंग और क्रॉस फायर से हुई। ग्लोबल लेवल पर इन टैक्टिक्स ने मॉडर्न वॉरफेयर यानी आधुनिक युद्ध के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। जहां डेटरेंस यानी दहशत को मानवीय जीवन से ऊपर रखा जा रहा है, इंडिया के लिए इस रणनीतिक सबक यह है कि वेस्ट एशिया में बढ़ती अस्थिरता हमारे नागरिकों को और वहां मौजूद डायस्पोरा यानी प्रवासी समुदाय के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। फ्यूचर आउटलुक में ये संघर्ष और काइनेटिक रूप ले सकता है, जिससे रीजनल डी-एस्केलेशन की उम्मीदें धूमिल हो रही है। दोस्तों, पांचवी और आखिरी एनालिसिस ये है कि वैश्विक उथल पुथल के बीच इंडिया ने अपने ग्लोबल साउथ लीडरशिप को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने न्यू दिल्ली में चौथे इंडिया अफ्रीकन फोरम समिट IAFS4 का लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च की। इस समिट का थीम IA स्पिरिट, इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन, रेजिलियंस एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन रखी गई है। ये 10 साल के अंतराल के बाद हो रही एक लैंडमार्क एंगेजमेंट जो 31 मई 2026 को न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ।
जियोपॉलिटिकल एनालिसिस ये दर्शाती है कि अफ्रीका अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के केंद्र में है और हम इसे साउथ साउथ फ्रेमवर्क के तहत एक स्ट्रेटेजिक साझेदारी के रूप में देख रहे हैं। इंडिया ने पिछले कुछ सालों में अफ्रीका में 17 नए डिप्लोमेटिक मिशंस खोले हैं, यानी 17 नए ऑफिस खोले हैं, जिससे हमारी कुल मौजूदगी 46 ऑफिस तक पहुंच गई है। यह कदम चाइना के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने और अफ्रीका की एजेंडा 2063 को इंडिया के विकसित भारत 2047 के साथ जोड़ने की कोशिश है। इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने में जो भूमिका निभाई थी, ये समिट उसी मोमेंटम को आगे बढ़ाने के लिए है। ग्लोबल लेवल पर यह समिट वर्ल्ड ऑर्डर में अफ्रीका की आवाज को मजबूत करने और एक इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस की दिशा में बढ़ा कदम है। इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक एंगल ये है, ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए नए दरवाजे खोलता है। फ्यूचर आउटलुक में यह समिट इंडिया अफ्रीका संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा, जहां इनोवेशन और रेजिलियंस मुख्य पिलर होंगे। विनर्स वो राष्ट्र होंगे जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलकर एक मल्टीपोलर दुनिया बनाएंगे। दोस्तों, इन तमाम खबरों को अगर जोड़कर देखें तो एक बात साफ है, दुनिया अब फोर्ट्रेस इकोनॉमीज और डिजिटल सोवरेनिटी के दौर में प्रवेश कर रही है। जहां साउथ चाइना सी में मिलिट्री टकराव बढ़ रहा है, वही ब्रिक्स प्लस और AITT जैसे विकास यह दिखाते हैं कि अब नियम और फाइनेंशियल सिस्टम्स भी युद्ध के मैदान बन चुके हैं। इंडिया के लिए यह समय मल्टी मैनेजमेंट का है, जहां हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखना होगा। भविष्य की दिशा अब उन्हीं शक्तियों के हाथ में होगी जो तकनीक, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर होंगी। इंजीनियर जियाउर रहमान चैनल पर हम इन बदलती परिस्थितियों पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। जय हिंद।